बात हो। आईजी साहब एक अर्जेंट मीटिंग लेने वाले हैं। अरे सीओ साहब का ऑर्डर है कि रिकॉर्ड रूम को एकदम फिट रखा जाए था। और यहाँ की हालत देख लो तो दिमाग बना जाए। कबाड़ खाना है कबाड़ खाना। मुझे एक बात समझ नहीं आती सर, किसी कबाड़ी को ये कबाड़ बेचकर 4 पैसे का मुनाफा क्यों नहीं कमाता है डिपार्टमेंट। और यहाँ तक तो भगवान ही मालिक है। भाई हर महकमे का एक ही मूल मंत्र है, चमड़ी जाए पर डमड़ी ना जाए। कहते हैं कब किस फाइल का मुंह है पता नहीं चलता। और मरा हुआ केस जिंदा हो जाए। अच्छा चाचा, सीओ साहब कह रहे थे कि आप जो है महीने भर बड़े लोग के आने का तांता लगा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी कहिए। जी मुझे एएसपी साहब से मिलना है। अरे आजकल तो स्टेट भर के एसपी आए हुए हैं। एएसपी प्रशांत वर्मा। बैठिए। चाचा, हाँ जब से कोर्ट पर हमला हुआ है शहर में जल्दी क्या हो रहा है। अरे वो आप इसमें एंट्री कर दीजिए। जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है ना, वो इसी शहर के मंजर पर मोहल्ले का रहने वाला है। अच्छा तो इससे भी और परेशानी बढ़ने वाली है हमारी। चलिए और सुनो, भैया टेंशन लोगे तो भी नहीं लोगे तो भी काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ हाँ बात तो सही है। इसलिए तो तुम काम करते रहो चुपचाप। जय श्रीमान, ऑफिसर इंस्पेक्शन हाउस से कांस्टेबल रामचरण ऑन ड्यूटी बोल रहा हूँ सर। नहीं सर आप मुझे नहीं जानते सर, अभी भी मैं आया हूँ निगोई थाना से ट्रांसफर होकर। सर बता सकते हैं एएसपी प्रशांत वर्मा कहाँ देना है सर? उनसे मिलने कोई आए, उनका नाम मोहम्मद रेहान अंसारी। हाँ जी सर, हाँ हाँ मोहम्मद रेहान अंसारी। आइएगा। हाँ ठीक है सर, अभी भिजवाता हूँ। राशन कार्ड जी, इनका आईडी कार्ड लेकर अंदर भेजिए। हाँ जी ठीक है। माफ कीजिएगा जनाब, सिक्योरिटी प्रोसीजर के लिए करना पड़ता है। इट्स आर ड्यूटी। जी जी। तो हमने आपको क्या देगा? दरअसल मैं नया हूँ यहाँ पर जनाब। पानी ले गया? जी शुक्रिया। तो प्रशांत वर्मा से आपका क्या संबंध है? दोस्त है। अच्छा 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 अच्छा। आजकल तो ऑफिस में बहुत कम रहते हैं। तुम्हारा है जी नाम? जनाब कार्ड पर लिखा था मैं। अरे फिर भी रेहान, पूरा नाम? मोहम्मद रेहान अंसारी। मुसलमान हो? पिताजी का नाम? मोहम्मद फुरकान अंसारी। कहाँ के रहने वाले हो? जौनपुर। एड्रेस तो इसमें दिल्ली का लिखा है। जी दिल्ली में काम करता हूँ। दिल्ली में क्या काम करते हो हाल? पत्रकार हूँ। पत्रकार? जी कौन से अखबार? आवामी तहरीक। उद्योगबार है। जी तुम लोग उद्योगबार में क्यों काम करते हो? क्यों जनाब, उर्दू अखबार में काम करना कोई जुर्म है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इसके कहने का मतलब है उर्दू अखबार ही क्यों? और भी तो अखबार है। देखिए हर अखबार का अपना एक अलग रोल होता है। अच्छा, जी और ये आवामी तहरीक का क्या मतलब होता है? आवामी तहरीक का मतलब होता है जनता का आंदोलन। तुम लोग आंदोलन निकालते हैं या अखबार? अखबार निकालना किसी आंदोलन से कम नहीं है जनाब। तो यहाँ कौन सा आंदोलन करने आया मिस्टर रेहान? देखिए मैं यहाँ पर कोई आंदोलन नहीं करने आया। वो दरअसल इस शहर के मोहम्मद गुलशाद को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसी पर एक स्टोरी बनाने आया। स्टोरी बनाने आए हो या उसे हीरो बनाने आए हो? हम कौन होते हैं भला किसी को हीरो या जीरो बनाने वाले? पहली बार आए लगते हो? जी नहीं आते रहते हो आगे से जानते हो? कई लोगों को। एक आप नाम बताओ। बिल्कुल। जलील साहब, सुबोध मोरे और अरविंदो दास और पीयूष के के साथी रवि सिन्हा। शायद एक नाम मैं भूल रहा हूँ जनाब। हाँ, अनीता पांड्या। ये मोहतरमा विशेषकर महिला उत्पीड़न के सवाल पर काफी एक्टिव है। ये क्या नाम बताया? जलील साहब, ये क्या चीज है? शिया कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर हैं। हिंदी पढ़ाते हैं? जी, मेरे कई हिंदू दोस्त उर्दू के उम्दा अफसाना निगार हैं जनाब। भाई हमें नहीं मालूम। खैर, आप ये सब छोड़िए और पता कीजिए कि एएसपी प्रशांत वर्मा कहाँ जा रहा है। हाँ बैठे मिनट बैठो। एक बात बताओ यार, गुजरात पर लिखने के लिए इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब है घर बैठे भी तो लिख सकते थे। लिख सकता था जनाब, पर दरअसल मैं उस जमीन को तलाशने आया जिसका नाम लेकर अक्सर कहा जाता है कि सारे के सारे आतंकवादी इसी मिट्टी में होते हैं। तो काम पूरा हो गया? माफ कीजिएगा मैं बैठ सकता हाँ हाँ बिल्कुल। हूं? काम तो लगभग पूरा हो गया था, बस कल सुबह लौटने का प्रोग्राम था और तभी मुझे खबर मिली कि आज प्रेस क्लब में आतंकवाद पर एक सेमिनार है और मुझे उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो चला
भाई 2 बजे से मेरा सेमिनार है। पर अभी तो एक ही बजा है। हो सकता है वो किसी काम में मशरूफ होगा, मैं तो आता ही रहता हूँ, फिर कभी मुलाकात करूँगा। अरे भाई जब इतनी देर बैठ लिए हो तो 5 मिनट और बैठ जाओ। नहीं देखिए, मेरी वजह से आप लोग परेशान ना हो जनाब। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। 5 मिनट और ठहर जाओ यार, केस वाले आ रहे हैं। क्या कहा आपने? केस वाले आ रहे हैं। ADS? एंटी टेररिज्म स्क्वाड। अरे देखिए, मैं यहाँ किसी आतंकवाद विरोधी दस्ते से मिलने नहीं आया जनाब। तुम भले ना आए हो और वो तुमसे मिलने आ रहे हैं। मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पर उन्हें है कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। किस सिलसिले में? डाउट क्लियर करने होंगे। Am I suspicious में? मामूली क्वेरीज है यार। What nonsense! केस वालों ने ठहरने के लिए कहा है, चुपचाप बैठ जाओ। अजीब मजाक है। अरे कोई किसी से मिलने आता है तो आप लोग जबरदस्ती बिठाकर जांच शुरू करने लग जाते हो। अच्छा रिवाज है आपके मेहमान नवाजी का। अगर आपको मुलाकात कराने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप साफ-साफ मना कर दीजिए ना। अरे फालतू के ड्रामे क्यों? और मैं कोई आतंकवादी हूँ जो ATS वाले आकर इंक्वायरी करेंगे? आपको मेरी बात समझ आ रही है? शांति से बैठ जाओ। हाँ फंस गए। मेरा सेमिनार न छूट जाए। May I smoke here? पब्लिक प्लेस पर प्रतिबंध है और यहाँ तुम पी सकते हो। शुक्रिया। पूछना जरूरी है भाई, क्या पता आप लोग इस पर भी कोई जांच शुरू ना करने लग जाए। हाँ? भाई जब हम मिले ही नहीं तो पहचानने का सवाल कहाँ पैदा हो। और वैसे भी पहचानने के लिए मिलना जरूरी होता है, और हम तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो मिलना मायने नहीं रखता। ऐसा क्या जानते हैं? यही कि पिछले 4 दिनों से तुम कहाँ कहाँ किसके साथ और कितनी देर तक। और इस खाकसार पर मेहरबानी के लिए हमेशा कोई वजह नहीं होती है। कभी कभी हम बिना किसी वजह के भी मेहरबानियां करते रहते हैं। क्या ये बताओ, हमारे आने तक हमारे लोगों ने रोक के रखा, बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगा, इसमें कुछ कर सकते हैं? तुम तो जानते हो जिस माहौल में हम रहते हैं, काम करते हैं, लाइफस्टाइल में थोड़ी टफनेस तो आ ही जाती है। बिल्कुल, ये तो एक कुदरती बात है जनाब। हमारे मिलने का अभिप्राय कोई इंक्वायरी इंटरोगेशन नहीं, वी विल शेयर सम ओपिनियंस। देखिए, मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया। जी हाँ, हम एसपी प्रशांत वर्मा को ही लोकेट कर रहे हैं। जैसे उनका लोकेशन मिलेगा आपको इत्तला कर दिया जाए। लो, बातों बातों में तो हम अपना तारुफ कराना ही भूल गए। बिना किसी तकल्लुफ के बता दे रहे हैं कि हम लोग ATS से हैं और मैं हूँ ACP राघवेंद्र सिंह। दिस इज DSP असदुल्ला खान। भरत सिन्हा। प्रताप बाजी। इतने बड़े बड़े लोग, वैसे काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। चलिए सर, किसी को तो अच्छा लगा हमसे मिलकर, वरना हम लोग से मिलकर तो बची कुछ खुशियां भी काफिर हो जाती हैं। शहर तो देख रहे हो रहे हैं। ऐसा नहीं लगता जनाब कि वही शहर है। एग्जैक्टली रेवन, अब ये दूसरा शहर हो चुका है। दिन रात गुलजार रहने वाले शहर में दहशत का ये आलम है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। कुंडी खटखटाओ तो दरवाजा नहीं खोलते, अंदर ही अंदर इस तरह दुखे रहते हैं मानो कोई संगीत बना कर। डर बिना वजह नहीं। उसकी कुछ वजह भी है। मैं अपने मुसलमान होने पर भी डर लगने लगा है जनाब। हर पल बस यही खौफ समाया रहता है कि पता नहीं कब कोई आएगा और उन्हें उठा कर ले जाएगा और माथे पर आतंकवादी का ठप्पा लगा देगा। फिर लड़ते रहिए लड़ाई और लगाते रहिए अदालतों के चक्कर अपने माथे से उस ठप्पे को हटाने के लिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता है। यही डर आतंकियों के लिए मुफीद साबित हो रहा है। एक अजीब तरह के अलगाव का एहसास कर गया। तुम तो एक फाजिल पत्रकार हो और लोगों में तुम्हारी गहरी पैठ है। मुझे लगता है इन सवालों की गहराइयों में जितना तुम कर सकते हो शायद कोई दूसरा नहीं। 19 नवंबर का दिन याद है? कोर्ट पर मिले हो? जी हाँ, उससे जुड़े कुछ सवाल हैं हमारे पास जो अभी तक हल नहीं। कौन से? उस दिन कोर्ट में जगदम्बा मंदिर बम ब्लास्ट केस की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट खचाखच भरा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी वहां पर मौजूद थी। ठीक दोपहर 2 बजे एक सफेद अम्बेसडर कार मेन गेट से एंटर करने की कोशिश करती है। जब गार्ड उन्हें रोकता है तो उस कार से 5 आदमी निकलते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से कोर्ट में खलबली मच जाती है। देखते ही देखते हमारे भी जवान उन पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते उन 5 आतंकवादियों को मार दिया जाता है। मारे गए 5 आतंकवादी अपने पीछे ऐसा जबरदस्त सुराग छोड़कर गए हैं जिसमें बहुत सारे असलहे बारूद, लैपटॉप, फेरो मोबाइल नंबर,
सूखे मेवे के पैकेट और एक प्रेम पत्र भी शामिल है। It was a fucking pre-planned लाइफ 9/11 अरे केवल वोट पर हमला नहीं ये हमारे लोकतंत्र पर भी हमला था। राज्य और सरकार की सार्वभौमिकता पर भी हमला किया। कट्टर फैलाइनों ने जो तरीके अपनाए थे सब के सब हमारी सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा दर्शाते थे। इसे 2 आतंकवादी गुटों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया था। 10 लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे। जैसे मोहम्मद का हाजी बाबा, जैसे मोहम्मद का ही मौलाना मसूद रजा, तारिक अहमद, सुलेमान सरवर, अतीक सिद्दीकी और मारे गए पांचों के पांचों आतंकवादी। जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट था कि उसने कार से 6 लोगों को निकलते हुए देखा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, माने के कैमरे ने भी ये साफ साफ दिखा दिया था कि कार में 6 लोग थे, लेकिन मारे गए केवल 5। अगर बार एसोसिएशन का मेंबर सही है तो पुलिस क्यों कह रही है कि कार में केवल 5 लोग थे? वो शराब भी कौन है? अब वो कहाँ है? हमारे हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। मारे गए आतंकियों के बारे में बताने के लिए तो ऑफिशियली बात होंगे आपको। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया गया एक है। कॉन्फिडेंशियल मैटर। इस शक की कोई बुनियाद है? बिना ठोस आधार के हम कुछ भी नहीं करते रहे। उनके घरों से जो पर्चे मिले हैं वो भारत विरोध भावनाओं को भड़काकर आतंकवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। और क्या लिखा है पर्चे में? पर्चे में लिखा है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही खराब मुल्क है। हमें हिंदुस्तानियों से सख्त नफरत है। हम हिंदुस्तान का खात्मा कर देना चाहते हैं और अल्लाह के करम से कर भी दिखाएंगे। हमारे हिट लिस्ट में कुछ नेताओं और महंतों के नाम भी हैं जिन्हें हम मार गिराएंगे। वे बेहद ही गलीज इंसान हैं। इंशाअल्लाह एक दिन अपने मकसद में जरूर कामयाब हैं। नेगड़ी के क्या देख रहे हैं? Would you like to see it? ये तो इंग्लिश में है। जाहिर है ये काम मदरसे के मुसलमानों का तो नहीं हो सकता। हाईटेक मुसलमानों का लग रहा है और सर। वैसे भी कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो मोहम्मद गुलशाद और मारे गए पांचों आतंकवादियों के बीच सहयोग का इशारा करते हैं। यानी आपके पास कोई सीधा सबूत नहीं है? हो भी सकता है और नहीं भी। ये भी एक सबूत है हमारे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इस घटना ने समाज को दहला कर रख दिया और समाज का सामूहिक विवेक तभी संतुष्ट होगा जब अपराधी को फांसी के फंदे पर झूलता देखेगा। और इन जनभावनाओं को मापने का कोई तरीका है या फिर सरकार की भावना ही जनभावना? सरकार भी समाज का हिस्सा होती है। यानी कि जनभावना को संतुष्ट करने के लिए आप लोग न्याय की धज्जियां उड़ा सकते जो चुनौती मिली है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को अधिकतम दंड देना बहुत आवश्यक है। हो। उसके लिए फांसी देना जरूरी है। हाँ कभी कभी क्या मोहम्मद गुलशाद की जिंदगी को खत्म कर देना गुनाह चाहिए? करने वालों के साथ कभी भलाई नहीं बरती जा अगर इस सकती। बार लोगों को फांसी पर नहीं लटकाया तो दशहरा दिवाली मनाने का कोई तुक नहीं बनता सर। और ऐसे मामलों में नो कोर्ट नो ट्रायल। फर्स्ट एंड फाइनल डिसीजन। एक मौत की सजा। अब मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार। की जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के कई दानिशमंद वकीलों ने एक्टिविस्टों ने मृत्यु दंड को अखलाकी उसूलों की बुनियाद पर मुखालफत किया। अच्छा जी। और ये सूडो सेकुलरों के विरोध करने से होता क्या है? ये हैं कितने? सुनता कौन है इनकी? इनकी चिंता देने से आतंकवाद और बढ़ता ये है। साले जितनी जल्दी खत्म हो जाए ना देश हित में है रेहान। ऐसे कोई जाती सबूत नहीं है जनाब। तो ये बतलाता हूं कि मौत की सजा आतंकियों के लिए अवरोध का काम करती है। लेकिन सर वैसे हमें तो लगता है ये सजा अवरोधों का ही काम करती है। आपको गलत लगता है जनाब। गलतफहमी अक्सर होती रहती है। हकीकत तो ये है कि दहशत के इस दौर में मौत एक कोशिश बनकर रह चुकी है। कोशिश तो उन करोड़ों लोगों के लिए भी है जिनकी भावनाएं इनसे जुड़ी हैं। ओपिनियन पोल, संपादक के नाम पत्र, टीवी चैनल्स पर चल रहे प्रीमियर्स में जो गिराई नहीं देखी तुमने? घंटे दर घंटे इसमें इजाफा हो रहा है। तुम जैसे कुछ बुद्धिजीवियों को छोड़कर बाकी सभी मोहम्मद गुलशाद को हर घंटे हर मिनट हर सेकंड फांसी पर चढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और इस मामले में अपोजिशन पार्टी भी रूलिंग पार्टी के साथ। वो सब चाहते हैं कि मोहम्मद गुलशाद को जल्द से जल्द फांसी पर लटका दिया जाए। मोहम्मद गुलशाद को फांसी दी गई तो उसके परिणाम राजनीतिक और होंगे। विरोध करने वाले को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कोर्ट का फैसला है। वो कोर्ट से उम्मीद नहीं रखते। फैसला सुनाने वालों में जज मुसलमान भी था। इस बात से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या उनका भरोसा नहीं रहा? किसी पर नहीं। फिर तो सर ऐसे लोगों पर बात करना ही बेकार है। उनमें भी कुछ लोग के आपके ही तरह विचार है जनाब। ये तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मोहम्मद गुलशाद की जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए ताकि शहीद के रूप में लोगों के जज्बातों को भड़काया जा सके। वो मोहम्मद गुलशाद को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं। इस बात से उसके एक व्यक्ति होने का जो अधिकार है वो खत्म नहीं हो जाता। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? हम उसके कोर्ट में मिले मोशन पिटीशन के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जनता का जो दबाव है उस पर किसी भी सकारात्मक जवाब की उम्मीद नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब साजिश में शामिल होने के लिए दूसरे मुलाजिम को केवल 10 साल की सजा सुनाई गई तो आखिर गुलशाद को मृत्युदंड क्यों? और मैं तो उसके फैसले के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करूंगा। फिर कहने में फंसता ही क्या है जनाब? यही तो हमारा लोकतंत्र है रेहान कि उसके बाद भी तुम जैसे लोगों को कुछ कहने और सुनने की इजाजत दे ही देता। लोकतंत्र, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कैसे काम करता है इस बारे में कुछ बता सकता हूँ? क्या बताना चाहते हो? इस रास्ते के बारे में बताना चाहता हूँ जनाब, जो हमारे पुलिस थानों की अधेरी कोठरियों से होकर पहाड़ों की बर्फीली बादल में छोड़ता उन सबको छोड़ता और ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि जिनका सीधा सीधा जवाब जरूरी है
ना कि आप लोगों की तरह गोल गोल घुमावदार या चक्करदार। तुम्हें लगता है कि मोहम्मद गुलशाद के केस में अभी कुछ बाकी रहे? आपको क्या लगता है? तो कब तक गुलशाद की किस्मत को दांव पे लगा से रहोगे? दाव पर एक आदमी की किस्मत से कहीं ज्यादा लगा हुआ है। मोहम्मद गुलशाद की चाल कहीं उल्टी ना पड़ जाए। इरशाद तो इस खेल का सिर्फ एक मोहरा है, हेमंत मोहरा नहीं है। ड्रैगन भी नहीं है जो उसे बताया जा रहा है। फिर क्या है? ड्रैगन के पंजे का निशान। अगर आप लोग उस निशान को मिटा देंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि असली ड्रैगन कौन था। सर वो प्रेसिडेंट जहाज नहीं राफेल की बात करो। नहीं, एक काम करो, तुम वहां पे मत जाओ, तुम अल्लाहगंज के लिए निकलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, नहीं वो जगह तुम्हारे लिए ठीक है। और सुनो, एरिया जरा सेंसिटिव है तो अकेले मत जाना, बैकअप लेकर जाओ। ओके। और हाँ, काम होने के बाद फोन करो, तुमसे कुछ बात करनी। ओके। हाँ लो रेहान मियां, चाय भी आएगी। मैं माफी चाहता हूं जनाब, दरअसल सेमिनार में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। चाय तो पी ही जा सकती है रेहान, इतनी भी जल्दी क्या है? हमारे पास तलाशी के ऑर्डर हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई आतंकवादी हूं? Put it down. जब तक तलाशी हो रही है बैठ के चाय पी। सर इसमें तो कुछ नहीं लग रहा। इससे कैसा हो सकता है? किससे चेक करो? ये लैपटॉप कैसा है? सिरा, लैपटॉप चेक करो। हाँ तो देखो पासवर्ड क्या है इसका? पासवर्ड क्या है इसका? डोंट बॉदर, नाइस साइबर एक्सपर्ट। 06121992। 6 दिसंबर। इसी तारीख को तो मर्जी टूटी है, मेरी बच्ची का बर्थडे है। कमाल करते हो तुम लोग, भूली बिसरी चीजों को याद रखने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हो। सर खुल गया। देखो क्या है, डेस्कटॉप तो भरा पड़ा है। सब पीडी में ट्रांसफर करते जाओ। सर प्रिंट निकालेंगे? पहले फाइल चेक करो। सर यहाँ पर आप लोग की बात ज्यादा दिख रही है। टिकट करके खोल लो। जी सर। बेकार लग रही है, बंद करो इसको। ये वीडियो कैसा है? ये वीडियो कैसा है रेहान? शादी की बेटी वहाँ क्या करने गए थे? दिखाना। जब मैं दानिश भाई के साथ गुलशाद के घर पहुंचा तो वहां उन्होंने गुलशाद के वालिद करामत मियां से मेरा तारुफ कराया। उनकी तबीयत बहुत नाजुक थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और वहीं बगल में गुलशाद की बीवी खड़ी हुई थी। वो सिर्फ इतना कह रही थी कि सरकार हमको इंसाफ दिलवा दीजिए। उसकी गुहार सुनकर मुझे अपने बौनेपन का एहसास होने लगा था। और कुछ ही देर बाद मैं वहां से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही दानिश भाई ने मुझे एक पीले रंग का निशान दिखाया और बताया कि निशान सरकार ने उन घरों पर लगाया है जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। ये कैसे पाया? कॉर्नर वाले थे? सर ये तो कुछ खतरनाक सी लग रही है। क्या नाम है इसका? खुफिया एजेंसी। देखिए जनाब, ये इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइल है। तुम्हारे पास कहाँ से आई? ऐसी कितनी फाइल चाहिए आपको? ये मामूली नहीं है, गूगल पर सर्च कर लीजिए। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। जनाब ये सीक्रेट कैसे हो सकता है? ये कवरेज डॉक्यूमेंट है। तुम्हें शायद पता नहीं है रेहान, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना हानिकारक हो सकता है ये। सर इसमें देश भर में आतंकी खतरों से निपटने के लिए जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जरूरी जानकारी है। ये लीक कैसे हुई सर? ये लीगल है। अरे जनाब ये लीगल कैसे हो सकता है? बल्कि सर खुद आईबी ने प्रकाशित किया है। तुम्हारे पास इसकी पक्की जानकारी है? सारी सूचनाएं इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल हैं। लेकिन सर इसमें तो होम मिनिस्टर की नेटगेट के बारे में तफसीलें भरा मौजूद है। मुझे तो लग रहा है ये सारे दस्तावेज गृह मंत्रालय से उड़ाए गए। ऐसी सैकड़ों जानकारियां मैं भी निकाल के दे सकता हूं। जो देश भर में हो रहे बंद धमाकों में ये इंडियन मुजाहिदीन की इंफॉर्मेशन है, ये तो पाकिस्तान चला रहा है। अगर आपको यकीन नहीं तो जो वेबसाइट में बताता हूं आप खोल कर चेक कर लीजिए उस पर जनाब। डोंट बॉदर, लेट्स टेक इट आउट। सर ये देखिए आप। हरगिज़ मानने को तैयार नहीं हूं, सारे दस्तावेज इंटरनेट पर ओपनली अवेलेबल हैं। अरे जनाब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं। लेकिन आपने तो फाइल का बदल दिया। मैं मेरा काम करने दोगे या नहीं? देखिए सर, इससे फाइल के मायने बदल जाएंगे सर। शब्दों की जोड़ तोड़ क्या केवल पत्रकार ही कर सकते हैं? लेकिन मैं वैसा पत्रकार नहीं हूँ। कैसे पत्रकार हो मैं सब पता है रेहान। क्या पता है आप लोगों को? ये कि तुम्हारे पास पाकिस्तान के 5-6 वीजा फॉर्म। क्या आप फिर तो मजाक कर रहे हैं आप? हम लोग मजाक भी नहीं कर सकते सर।
देखिए, मेरे पास एक भी वीजा फॉर्म नहीं है। तो वीजा फॉर्म्स बनने में देरी कितनी लगी? सर अभी के जानिब तुम्हारा क्या ख्याल है? जब हम कहेंगे कि तुम्हारे बैग से ओसामा बिन लादेन का लिटरेचर मिला है वो भी उर्दू में, जनाब ये उर्दू साहित्य है। क्या उर्दू में आतंकवाद साहित्य नहीं होता? लेकिन ये जनाब उर्दू के जाने माने दिनों के लिटरेचर है जनाब। मुझे तुम्हारा इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रहा रेहान। देखिए अगर आपको उर्दू नहीं आती तो आप किसी से पता कर लीजिए, लेकिन जान लीजिए कि किसी सियासत के पन्ने नहीं है, बल्कि उर्दू के जाने माने दिनों के लिटरेचर है। मैं भी दिखा दूँ आपको। देखिए पलटो एक जब ये माधव मुक्ति बोध, माधव मुक्ति बोध, ये नाम कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा है। ये देखिए बहुत बड़े कवि हैं। साला शक्ल से आतंकवादी लग रहा है।